my cute little ninjas, welcome back to ICSE Wala, welcome back to Titan series of class 9. I hope you all are doing good and आप सीक्वेंस में सारे के सारे चैप्टर्स देख रहे हैं. तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे द डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बायो का बेसिक बनाता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप बेटा बहुत सारे स्टेप्स देखते हो डाइजेशन के, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से और इट एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. बट उसके बाद एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है. आओ देखो हमें क्या करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. सबसे पहले तो हमको देखना है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन. पूरे न्यूट्रिशन के स्टेप्स भी पढ़ने हैं अपने को, न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स भी पढ़ने हैं, है ना. और हमें पढ़ना है बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में. तो आपका पूरा चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, किस एंजाइम का क्या रोल रहा है ना, किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन हुआ. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर जरूर हो सकता है, बट इसमें ना बहुत ही आसान है इसको समझना. हमने इसको पहले भी बहुत अच्छे से करा है, अब भी बहुत अच्छे से करेंगे. अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन आई हुई है. डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है जब हम एक बड़े से फूड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दे ताकि वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर सके, ताकि हमारा सेल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके. कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया वो बड़े बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, वो हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर नहीं जा सकता. और हमारा जो डाइजेशन है दैट इज सेल्यूलर डाइजेशन. सेल्यूलर डाइजेशन मतलब हमारे नॉट सेल्यूलर डाइजेशन, हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब कि हम सेल के बाहर डाइजेशन करते हैं और उसके बाद हम सेल के अंदर खाना भेजते हैं. सेल के बाहर डाइजेशन करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, फिर हम उसकी एंट्री कराते हैं हमारे सेल के अंदर. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. Digestion is the process of breakdown of naturally occurring foodstuff into a diffusible form. सेल के अंदर पानी है, वो जो सारा हमने खाना ब्रेक डाउन करा है वो डिफ्यूज होना चाहिए सेल के अंदर, है ना, soluble होना चाहिए. It is a process which makes food soluble and of such a chemical nature that they can be absorbed through living membrane. क्योंकि ये डाइजेशन सिर्फ हमें अपने लिए नहीं बोलना है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि हम बड़े से कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को छोटे से फूड मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक कर दे जो कि soluble होगा. There are different enzymes which help in digestion and those enzymes are known as digestive enzymes. Clear? दो definitions learned. एक बार ना ये सिस्टम भी देखो कैसे बनाओगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा. यहाँ से माउथ निकाला, फूड पाइप दिखाई. फूड पाइप किस में ओपन होती है? स्टमक में ओपन होती है. यहाँ से स्टमक बनाया, स्टमक से ही इंटेस्टाइन बनाई. स्टमक कौन सी इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है. बाहर की तरफ कौन सी इंटेस्टाइन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है. ये बना दी बाहर की, लार्ज इंटेस्टाइन बना दी. फिर आ जाओ एक्सेसरी ग्लैंड्स पे. लिवर और पत्ते जैसा पेनक्रियाज, इन दोनों का काम है डाइजेशन में हेल्प कराना. ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर पार्ट्स ऑफ दीज. यहाँ पर माउथ दिख रहा है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से डिटेल में पढ़ना है अभी हमें. यहाँ पर फेरिंग्स भी आता है. ठीक है, लिवर हो गया, लिवर बाइलोब्ड दिख रहा है, यहाँ पर दो पीसेस से जुड़ा हुआ है. दिस इज स्टमक. यहाँ पर लिवर का एक असिस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि लिवर का जो बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखेगा. स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर है, और ये हो गया एनस. क्लियर है? अब सारे पार्ट्स डिटेल में पढ़ने. अगर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आएगा तो कर लोगे. इसमें अब डायग्राम, इसका डायग्राम नहीं आता है वैसे. सलाइवरी ग्लैंड्स का 3 सलाइवरी ग्लैंड्स थे अपने. कितने थे? 3. जिनको नहीं पता, लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप. पूरे चैप्टर के अंदर ना ग्लैंड्स होंगे. ग्लैंड्स कोई जूस बनाएंगे, जूस के अंदर एंजाइम होंगे. एंजाइम की एक खास बात होती है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एंड्स विद एज. लास्ट में स्पेलिंग में एज आ रहा होता है, तो वो एक ट्रिक है. सब में नहीं, बट मोस्ट ऑफ एंजाइम्स पे लास्ट में एज आ रहा होता है. कोई ग्लैंड होता है, वो जूस बनाते हैं, उसके अंदर केमिकल होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ सबसे पहले माउथ. डाइजेशन स्टार्ट्स हियर. अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है. स्टार्टिंग में हमारे लिए बड़ी नई नई बात ही है, माउथ में डाइजेशन हो जाता है. अब तो बड़ी कॉमन सी बात है, हमें पता है डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. यहाँ पर हम खाने को चबाते हैं और सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं. The area is known as mouth. The mouth opens into the buccal cavity. देखो
माउथ हमारा ये अंदर वाला हिस्सा है, पूरे वाले हिस्से को जो नोज के नीचे वाली कैविटी है, हमारा जो ये वाला एरिया है ना, ये दो कैविटीज में डिवाइडेड है। ये वाली कैविटी नाक की कैविटी है, नीचे वाली बकल कैविटी है। बकल कैविटी का पार्ट है माउथ। अब बकल कैविटी के अंदर हमारे पास टीथ भी होते हैं, टंग भी होती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं। टीथ और टंग का इंडिविजुअल रोल पढ़ना है। सलाइवरी ग्लैंड्स को देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स 3, एक तो यहाँ कान के नीचे ग्लैंड्स हैं, ट्यूब निकल रही होगी क्योंकि ये डक्ट वाले ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन, ट्यूब से सलाइवा भेज देता है माउथ के अंदर। फिर यहाँ चिन के नीचे, जॉ के नीचे, ये हमारा लोअर जो है, इसके नीचे मैंडिबुलर जॉ, तो यहाँ पर मैंडिबल से ही नाम लिख दिया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। लोअर जॉ को मैंडिबल बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। टंग को बायो में क्या बोलते हैं, याद कराया था, लिंगुआ, सबलिंगुअल ग्लैंड, क्योंकि एक सलाइवरी ग्लैंड टंग के नीचे पड़ा हुआ है, तो नाम बन गया सबलिंगुअल ग्लैंड, याद हो गया। और फिर यहाँ पैरोटिड ग्लैंड्स, यहाँ पर कौन से होंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स। तीनों ग्लैंड्स पता चल गए। याद करना है आपको, वीडियो इस मोटिव से देखनी है कि सब कुछ लेक्चर में याद करके जाऊंगा या जाऊंगी। ड्यूरिंग इंजेशन फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, माउथ के अंदर लिया जाता है खाना। Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity at the back region of the mouth. Tongue एक muscular organ है, it is attached to the floor of the buccal cavity. 1 mark का क्वेश्चन यहाँ पर, बस ये तो तुम कर लोगे, fleshy organ कौन सा है। टंग के फंक्शंस क्या क्या है, इट हैज़ टेस्ट रिसेप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि टेस्ट में बताएंगे कि भाई खट्टा खाया, मीठा खाया। इसके साथ साथ इट विल हेल्प, जो सलाइवा बना है उसको फूड के साथ अच्छे से मिक्स करना होगा, क्योंकि सलाइवा के खुद के बड़े फायदे हैं। सलाइवरी एमाइलेज तो उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, बट साथ ही साथ उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम चाहते हैं हमारा खाना अच्छे से भीग जाए सलाइवा के अंदर। टंग उस काम को अच्छे से कराती है। अभी ये जो मिक्सिंग हो रहा है ना फूड का, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन, mixing of food with saliva and then swallowing of food. The area becomes wet so that easily food can pass down the throat. Otherwise बहुत dry हो जाता तो हमें हमारे मुंह में चोट लगती रहती। The tongue has several taste buds, ये तो तुम्हें पता है, and it helps in mixing of food while chewing. Now next is teeth, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। टीथ हैज अपना, मतलब देखो नंबर ऑफ टीथ तो याद कराती हूँ, 2 जॉ हैं अपने पास, अपर जॉ, लोअर जॉ। उसके बाद हम जो टीथ का फॉर्मूला, जो डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं, वो इतने एरिया का बनाते हैं, यानी कि पूरे दांत का 1/4 हिस्सा, इतना याद है। अभी फॉर्मूलाज होंगे। देखो तुम्हारे लिए ना चीज़ें नई नहीं है, तो मैं आगे की बात भी कर सकती हूँ। मैं इस तरीके से बात करूँगी कि तुम्हें रिलेटेबल लगे चीज़ें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। Because we have different types of teeth, incisors, canines, molars, premolars, तो हम हेट्रोडोंट बन गए। डोंट मतलब रिलेटेड टू डेंटिशन, डेंटिशन मतलब दांत, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हेट्रो मतलब अलग अलग। ह्यूमन टीथ, कुछ होमोडोंट भी होते हैं जिनके दांत बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे आगे सबसे लास्ट वाले देख लो, सबसे पहले वाला देख लो, बिल्कुल सेम दांत होते हैं, जैसे कि लिजर्ड और फ्रॉग के, जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं। हम हेट्रोडोंट है क्योंकि हमारे पास है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फंक्शंस देख लो टीथ के। इंसीजर्स, आगे वाले जो 2 दांत होते हैं, यहाँ पर दिस इज अपर जॉ, यहाँ पर देखो ये जो आगे वाले 2 हैं, 2 नहीं 4 बेसिकली, आगे वाले 4 दांत। अब आगे वाले नीचे भी तो 4 होंगे, ऊपर 4, ऊपर आगे के 4, नीचे 4, 4 और 4 8 हो गए। इंसीजर्स कितने होते हैं, 8। फिर उसके बाद एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इधर, नीचे एक कैनाइन, इधर एक कैनाइन। ये शार्प टीथ होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। कैनाइन्स का काम क्या है, ऐसे ऐसे बटर चिकन खाते हैं, ऐसे शुगर केन खाते हो ना, ऐसे साइड में से छील के, जो रैपर छीलते हो ऐसे साइड में से छीलते हो ना, टीयरिंग में हेल्प करते हैं हमारे इंसीजर्स। फिर आते हैं पीछे की तरफ हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स। मोलर्स अभी भी एडल्ट्स के अंदर सारे के सारे नहीं बनते हैं, लास्ट वाला मोलर नहीं बनता है, बाद में बनता है। बट प्री मोलर्स कितने हैं अपने पास, 2 2 इधर, 2 इधर 4, और फिर 2 2 नीचे, टोटल कितने हो गए 8। मोलर्स कितने हैं, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, 6 नीचे, 6 और 6 12। ठीक है, अब टोटल तो करो कितने दांत हो गए अपने, 32 टीथ हो गए कि नहीं हो गए, 16 2 32।
दांत हमें बोलने में हेल्प करते हैं, हमारे फेस की ब्यूटी बनाते हैं, बिना दांत के अच्छे लगेंगे हम नहीं ना। दे हेल्प इन अगेन मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड हेल्प्स टू कट द फूड एंड च्यू द फूड इनटू सिंपल पीसेस। एक दांत का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक स्ट्रक्चर जो आपका पूरा स्किल बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पूरे डायग्राम से आ सकता है। ये डायग्राम तुम्हें बनाना भी आना चाहिए, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो तुम अपना गम बनाओगे, गम है ना, दिस एरिया जहां पर दांत को घुसाया जाता है। सो इसी डायग्राम से समझो, ज्यादा इजी लगेगा। ये ऊपर वाला हिस्सा जिसपे तुम ब्रश कर रहे हो दैट इज क्राउन, जो नीचे अंदर की तरफ घुसा हुआ है दैट इज रूट, जो हमें दिखता नहीं है अंदर की तरफ है, ठीक है। क्राउन और रूट पता चल गया। उसके बाद टीथ की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बोलते हैं इनेमल, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, बोन से भी ज्यादा। उसके नीचे आ जाओ, फिर आता है डेंटाइन। डेंटाइन ना सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी हार्ड है बट उतना नहीं, सेकंड हार्ड सब्सटेंस लगा लो अपनी बॉडी का, डेंटाइन। डेंटाइन हो गया। उसके अंदर कभी दांत टूटता है तो तुम देखते हो कि खून भी आता है, क्योंकि दांत के अंदर कुछ तो होगा। क्या है दांतों के अंदर? एक सॉफ्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पल्प। दिस होल एरिया इज पल्प। यहाँ पर बेसिकली मसल्स हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके हमारे दांत को। व्हाट इज दिस? गम। जबड़ों को क्या बोलते हैं? गम, जिंजिवा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये देखो, ये हार्ड पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, कैन वी कॉल इट सीमेंटम। ब्लड वेसल्स तुम्हें ऊपर जाती हुई दिख रही हैं इसके अंदर, ठीक है। नीचे से नर्व्स दिख रही हैं, ये मत पढ़ना, ठीक है। लेटरल कैनाल्स कुछ भी नहीं है क्योंकि ये साइड वाला पार्ट है, 2 रूट वाला है जो अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए नाम रख दिया लेटरल कैनाल, ठीक है। पेरियोडोंटल, पेरियोडोंटल क्या होता है? जो अंदर घुस गई है टीथ की लेयर, उसके बाहर की कवरिंग को पेरियोडोंटल बोलते हैं। गिविंग 5 सेकेंड्स, इसको स्कैन कर लो कि जब तुम्हारे पेपर में ये डायग्राम आए या कुछ भी क्वेश्चन आए तो एज इट इज इसकी जो पिक्चर है वो तुम्हारे दिमाग में बन जाए। रिवाइज इट वेरी नाइसली राइट नाउ, क्विकली क्विकली। डन? नेक्स्ट, अभी नॉट नेक्स्ट। गेस कर लो जल्दी जल्दी, ये किसका अरेंजमेंट है? गेस कर लो जल्दी जल्दी, हो जाएगा। ये इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ICP, ठीक है, इसका अरेंजमेंट है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर इंसिजर्स 2-2 रखे, ठीक है, कैनाइंस 1-1 रखा जो कि सब में सेम है। हम बात कर रहे हैं प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स यहाँ पर एब्सेंट है, मोलर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड बेटा, जो कि जिसके पास चाइल्ड, जिसके पास मिल्क टीथ होते, मिल्क टीथ होते। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड। टोटल करना 2, 5 एंड नीचे भी 5, मतलब ये एक साइड की हो गई। मैंने बोला था ये 1/4 हिस्सा है, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले जॉ का इतना हिस्सा है। फिर नीचे वाला लिखा हुआ है 2102, ऊपर 5 नीचे 5 10, और फिर दूसरी साइड के भी तो गिनोगे, 10 और 10 20, इसको सबको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 2 से। फिर यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये आपको दिखता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो सबसे पहले दूध वाले दांत आते हैं, फिर उसके बाद ये सारे निकल जाते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अब इसमें भी देखो, तुम्हारे जो मोलर्स हैं वो नहीं आते हैं पूरे के पूरे, मैच्योर एडल्ट के अंदर मोलर्स आते हैं। और जो लास्ट वाले मोलर की बात कर रहे हैं, जो बाद में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, विजडम टीथ। लर्न्ड? डन? टोटल करो सबका, 4 5 7 7 7 14, टोटल हो गए 28। 4 दांत रह गए, जो 4 दांत बाद में आएंगे, 32 होंगे जब हम एडल्ट बन जाएंगे, जब हम एडल्ट बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? हो जाएगा। डन? अब क्योंकि हमारे एक बार कच्चे दांत थे और फिर बाद में परमानेंट टीथ आ रहे हैं, कैन वी कॉल इट
थीकोडोंट अरेंजमेंट, थीकोडोंट, क्या बोलेंगे हम टीथ के लिए टर्म क्या यूज करेंगे? थीकोडोंट, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। हमारे दांत कैसे हैं? थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स। Salivary glands are the glands which are responsible for adding saliva in the mouth. अब ये ग्लैंड है, हमने अभी देखा था वो जूस रिलीज करता है और जूस के अंदर एंजाइम होते हैं। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होने वाला है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, जब भी अमाइलेज वर्ड आ जाए, अमाइलेज एंजाइम किसके पीछे पड़ा हुआ है? देखो स्पेलिंग के पीछे एज आ रहा है तो ये एंजाइम है। और अमाइलेज चाहे सलाइवा से निकले या फिर कहीं और से निकले, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। पहले तो इसमें यही लिखा है सलाइवरी अमाइलेज है। अब कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ के आए, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर शुगर और स्टार्च दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। शुगर भी पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड की फॉर्म में था ना, तो एक बड़े स्टार्च के मॉलिक्यूल को या फिर हमारे फूड के मॉलिक्यूल को जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक किया जाता है माल्टोज के अंदर और डेक्सट्रोज शुगर के अंदर। Then the mucus present in the saliva helps to swallowing the food. ये मैंने आपको बताया। It moistens the mouth cavity and the surface of the tongue ताकि अच्छे से peristalsis हो सके। What is peristalsis? हमारी पूरी जो मस्कुलर वॉल से एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। सो द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन इज नोन एज पेरिस्टालसिस। सो इन आवर होल एलिमेंट्री कैनाल पेरिस्टालसिस इज टेकिंग प्लेस। बहुत ज़्यादा फूड पाइप और स्टमक के अंदर होती है, इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलती है। नाउ आफ्टर दैट वी मूव टू माउथ के बाद हम नीचे आए। फूड पाइप पहुंचने से पहले हमें एक और एरिया मिला जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर लीडिंग टू द ईसोफेगस विच इज नोन एज फूड पाइप। फेरिंग्स से क्या याद रखना? इट इज द कॉमन पैसेज, सेम रास्ता है जहां से एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। ठीक है, एंड इट देन फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स इनटू द ईसोफेगस। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि फूड पाइप और माउथ का कनेक्शन बनाती है या फिर जहां से दोनों चीजें एक साथ जा सकती है, विच इज फूड एंड एयर। 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, आंसर इज फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ठीक है, एंड इट इज अ नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू द स्टमक। ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स और स्टमक को। माउथ और फूड पाइप को कौन कनेक्ट कर रहा था? फेरिंग्स कनेक्ट कर रहा था। Now, functions of esophagus, understand this. It pushes the chewed food down the stomach. भाई इसने पहला काम क्या किया? जो खाना हमने माउथ में च्यू कर लिया था उसको स्टमक तक पहुंचा दिया। दूसरा, the esophagus has a sphincter at the front end of the stomach to prevent the backflow of food from the stomach. Now understand what is the meaning of sphincter. Sphincter एक तरीके की मसल होती है जो बैकफ्लो को अवॉइड करती है। ये 2 जगह लगी हुई है, वैसे तो अलग अलग जगह होती है बट यहाँ आपको जो याद करने हैं वो देखो, ये फूड पाइप, ये स्टमक, यहाँ पर एंट्री हो रही है बेटा, यहाँ पर फूड की एंट्री हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होगी। इस स्फिंक्टर मसल को हम बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि ये ईसोफेगस से आ रही है। उसके बाद जब स्टमक खत्म हो गया यहाँ पर और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मसल होती है। इस स्फिंक्टर मसल को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये वाला इलाका स्टमक का पाइलोरस होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। दोनों यहाँ पर स्फिंक्टर मसल एक ही काम कर रही है कि एक बार फूड अगर स्टमक के अंदर आ गया तो वापस ना जा पाए, और एक बार इंटेस्टाइन के अंदर आ गया तो वापस स्टमक के अंदर ना जा पाए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये बहुत बड़ा डाउट था आप लोगों का, क्लियर हो गया? बैकफ्लो ऑफ फूड को बचाता है। Swallowing is the process in which the movement of food from stomach through the esophagus. Swallowing का मतलब क्या है ये भी तुम्हें पता चल गया। Swallowing involves 3 phases: buccal phase, pharyngeal phase and esophageal phase. ये लाइन थोड़ी सी नई लग रही है बट इसको एक बार धीरे धीरे पढ़ो जरा अपने दिमाग से। Swallowing के अंदर 3 phases है। सबसे पहले buccal phase, जब हमने सिर्फ माउथ से डालना शुरू करा है, फिर फेरिंजियल फेज जब फेरिंग्स के अंदर खाना आ गया, और फिर फूड पाइप के अंदर जब आ गया तो उसको ईसोफेजियल फेज नहीं बोल सकते। क्या ये लाइन समझना डिफिकल्ट है? नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना तो तुम्हें लाइंस बहुत आसान लगेगी, कोई सी भी बुक से पढ़ लो। पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का ईसोफेगस के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बैक टू बैक। नेक्स्ट,
स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, बैग लाइक ऑर्गन है और इसकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं और इलास्टिक मसल्स हैं। इलास्टिक तभी है बेटा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है। इसकी वॉल के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक। जब भी गैस्ट्रिक वर्ड आएगा ना याद रखना, द गैस्ट्रिक टर्म इज डेडिकेटेड टू स्टमक। इसके अंदर 3 जूसेस हैं स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 जूसेस, HCl, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हर ग्लैंड कोई जूस रिलीज कर रहा है, फिर उसके अंदर एंजाइम है। एक्सेप्शंस बता दूंगी। सलाइवरी ग्लैंड जूस कौन सा बना रहा है? सलाइवा, और सलाइवा का जो एंजाइम है उसके अंदर वो है सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, सलाइवा का पीएच तो पढ़ो अपनी बुक से, न्यूट्रल है क्या? नहीं, न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिडिक है, जर्म्स को किल करने के लिए। जर्म्स को भी किल करता है सलाइवा और इसके मल्टी फंक्शंस है। रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक। नाउ मूविंग ऑन, स्टमक के अंदर हम आ गए। ये डायग्राम देख के घबराओ मत, समझो समझो। दूसरी बार समझ रहे हो ना तो और अच्छे से समझ आएगा। पेप्सिनोजेन, एक ट्रिक और है, जब भी अभी तुमने पेप्सिन वर्ड पढ़ा ना, ये तो नया वर्ड आ गया पेप्सिनोजेन। बेटा कोई भी चीज नई नहीं है, बस जब पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है तो हम उसको पेप्सिनोजेन बोल देते हैं। जैसे ही ये एक्टिव हो गया तो ये बन जाता है पेप्सिन। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों पड़ा हुआ था? बेटा पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। अब क्योंकि हमारा जो सेल है, स्टमक के सेल्स भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं, तो ये पेप्सिनोजेन अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये तो हमारे सेल के ही प्रोटीन को ऐसे खाने लग जाएगा, हमारे घर में ही हमारे ही सेल्स को खाने लग जाएगा। ये तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? इसीलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। जब खाना रिलीज होता है, खाना रिलीज नहीं, जब खाना हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है तभी ये एक्टिव होता है। एक्टिव होने के लिए हमें चाहिए केमिस्ट्री वाला HCl, ठीक है? इट इज वेरी एसिडिक। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू, HCl ने इसको कर दिया कन्वर्ट पेप्सिन के अंदर। उसके बाद जो भी प्रोटीन से, इसका काम सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ये प्रोटीन्स को चेंज कर देता है पेप्टाइड्स के अंदर। पेप्टाइड्स क्या है? अब याद है मैंने बताया था प्रोटीन्स इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है? प्रोटीन्स को अभी हमने तोड़ना शुरू करा है, एकदम से ही थोड़ी उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और सेल के अंदर वो जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी डायरेक्टली अमीनो एसिड्स नहीं बनते बेटा, बहुत काम होना पड़ता है, तब जाकर डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो अमीनो एसिड से पहले एक फॉर्म बन गई पेप्टाइड्स। अच्छी बात यह है सारी टर्म्स रिलेटेड है। पेप्सिनोजेन किस पर एक्ट कर रहा है? प्रोटीन्स के ऊपर सॉरी, एंड प्रोटीन्स किस में चेंज हो रहे हैं? पेप्टाइड्स के ऊपर। तो टर्म्स थोड़ी सी रिलेटेड है ना। फिर एक और स्पेशल केस ये है बेटा बच्चों के अंदर, हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, वो सारा टाइम मम्मी के मिल्क पर सर्वाइव कर रहे हैं। उनको मिल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, सीजन प्रोटीन एंड ऑल, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये पेप्सिनोजेन बहुत नहीं है। तो एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है रेनिन, प्रोरेनिन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। प्रो का मतलब भी क्या है? देखो, जेन या प्रो अगर लगाए वर्ड के आगे तो वो इनएक्टिव फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। जेन भी होगा और प्रो भी होगा। जेन भी इनएक्टिव को इंडिकेट करता है और प्रो भी इनएक्टिव को इंडिकेट करता है। तो प्रोरेनिन, प्रोरेनिन लिखा है तो इनएक्टिव फॉर्म है। HCl ने इसको एक्टिव किया और बच्चे के अंदर मिल्क का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। मिल्क प्रोटीन कौन सा है? सीजन, और इसी के ऊपर रेनिन एंजाइम एक्ट करता है और उसको छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक कर देता है? पैरासीजन के अंदर। सीजन ना बड़ा जिद्दी प्रोटीन है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बच्चे ने मिल्क पी लिया बहुत सारा, अब उसके पेट में सीजन चला गया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में हमें ब्रेक करना होगा। तो छोटे पीसेस क्या कहलाते हैं? पैरासीजन। छोटे को क्या बोलेंगे? देखो लिखा भी है, सॉल्यूबल पेप्टाइड। हमारा पर्पस डाइजेशन का यही तो था कि हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दे ताकि वो सेल के अंदर एंटर कर सके और अपना काम कर सके। पेरिस्टालसिस इज डन। ओके, ये डायग्राम अब मत देखना, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। One important point to note here that पेप्सिनोजेन ऑलवेज वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। हमारी स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम में ही काम होता है। इस टाइम पर हम फूड को बोलते हैं काइम, काइम, ठीक है? माउथ में क्या बोलते हैं फूड को? बोलस, BOLUS, फूड बोलस। नाउ जाना तो खाना अब स्टमक से किसके अंदर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स याद है क्या तुमको? नहीं है तो यहां लिख दूं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, डियोडेनम, जेजुनम, जेजुनम, इलियम।
डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अब डिओडेनम के अंदर लिवर और पेनक्रियास कहते हैं मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ, खाने को डाइजेस्ट कराना चाहता हूँ, बट इनको बोला कि स्टमक में तो कोई जगह नहीं है, तुम इंटेस्टाइन में जाओ और वहां पर अपने जूसेस डालकर आ जाओ, तो ये रेडी हो जाते हैं। ये जूसेस अपने कौन से एरिया में डालकर आएंगे बेटा? डिओडेनम के अंदर डालकर आएंगे। ये जो बिल्कुल अटैच्ड एरिया दिख रहा है ना तुम्हें, जो बिल्कुल स्टमक के साथ अटैच्ड एरिया है, दिस इज नोन एज डिओडेनम। यहीं पर लिवर और पेनक्रियास अपनी सिक्रीशंस डाल देते हैं। जेजुनम एंड इलियम, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, जेजुनम और इलियम के अंदर इंटेस्टाइन अपने जूसेस को सेव कर रहा है। भाई है तो इंटेस्टाइन का इलाका ना, भाई ठीक है, समझ आया, लिवर और पेनक्रियास भी डाइजेशन में हेल्प करना चाहते हैं, वो भी किसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटेस्टाइन की। बट जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने लिए बचा कर रखा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि भाई डिओडेनम के अंदर या इन तीनों में से कौन सी जगह पर सीक्रीशंस ऐड होती हैं लिवर और पेनक्रियास की? राइट आंसर इज डिओडेनम। Now look at this diagram. It says acidic chyme and it says intestinal juice. तो intestinal juice तो बाद में रिलीज होगा, intestinal juice बाद में रिलीज होगा, ठीक है। Now liver is bilobed, reddish brown in structure. क्योंकि डाइजेशन, वैसे लिवर इज मल्टीटास्किंग, बट यहाँ पर क्योंकि डाइजेशन का काम चल रहा है तो ये बाइल जूस बनाता है। अब यहाँ पर एक नोट करो एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर? यहाँ की एक्सेप्शन ये है कि इकलौता ये ऐसा जूस है जिसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ग्लैंड्स ने रिलीज करा जूस और उसके अंदर हुए एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, बट लिवर इज द वन जिसने जूस तो बना दिया बट उसके अंदर एंजाइम्स नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है फिर इसके अंदर? पिगमेंट्स हैं। कौन से पिगमेंट्स हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। इट सीक्रेट्स बाइल विच इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन अ सैक नेम्ड एज गॉल ब्लैडर। तो हमने एक पढ़ा था कि लिवर का ना असिस्टेंट पड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल जूस को स्टोर कर लेता है। इट इज येलोइश ग्रीनिश सा जूस, जो बाइल जूस है येलोइश, थोड़ा सा येलो ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो डक्ट जा रही है इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। एंड ये जा रही है पेनक्रियास की, सॉरी नॉट पेनक्रियास की डक्ट, दिस इज गॉल ब्लैडर की डक्ट, ठीक है। यहाँ पेनक्रियास दिख रहा है, पेनक्रियास की डक्ट जा रही है यहाँ से और पेनक्रियास ने अपनी सिक्रीशंस डाल दी डिओडेनम के अंदर। मैं ना इस डायग्राम में ये पोर्शन को इरेज कर रही हूँ क्योंकि इंटेस्टिनल जूस बेसिकली डिओडेनम में रिलीज नहीं हो रहा है, वो बाद में रिलीज हो रहा है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए अमाइलेज आ गया, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए पेप्टाइड्स आ गए, ठीक है, नॉट पेप्टाइड्स, पेप्सिन आ गया। बट व्हाट अबाउट फैट्स? इनको भी तो डाइजेस्ट करना है ना, इतना सारा फैट खा लेते हैं हम। तो बाइल बेसिकली हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन में स्टार्ट करा देता है। अभी स्टार्ट ऐसे कराते हैं कि फैट ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही जिद्दी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन फैट को अभी हमें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना होगा। फैट के फाइनल कन्वर्जन को क्या बोल रहे थे? फैट का सबसे छोटा हिस्सा क्या था? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ये अभी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नहीं बने, बस इस बड़े से फैट मॉलिक्यूल का हमने साइज छोटा कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, कि large fat molecules are broken down into smaller fat globules. This process is known as emulsification. Bile juice helps in digestion of fats और यहाँ पर ज्यादा अच्छा लिखा क्या जाएगा? emulsification of fats. अब इसने इमल्सिफाई कर दिया बाइल ने, बाकी एंजाइम्स आएंगे जो कि इसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देंगे, राइट। नाउ वन मोर थिंग, खाना जो आया था अभी बिल्कुल ऐसे जलता हुआ आया था स्टमक से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एसिड था। अब हमें उसको भेजना है डिओडेनम के अंदर। याद करो स्टमक के अंदर 3 आपके जूसेस थे, म्यूकस भी तो था। म्यूकस का काम क्या था? HCl से स्टमक के अंदर वाली वॉल को प्रोटेक्ट करना। अब वो म्यूकस डिओडेनम में जाते जाते काफी कम हो जाता है, तो डिओडेनम की यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जल जाएगी अगर वहां पर हमने एसिडिक फूड भेज दिया तो बाइल इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जैसे ही फूड आगे जा रहा है तो उसको कर देता है अल्कलाइन, एंड नाउ वी कॉल अल्कलाइन फूड एज काइल। अल्कलाइन, एल की साउंड आ रही है, काइल, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड कैसा हो चुका है? बिल्कुल अल्कलाइन हो चुका है। किसने किया? बाइल जूस ने किया। मूविंग ऑन, लिवर के फंक्शन, बाइल जूस बनाना, फाइब्रिनोजेन। अभी हमने पढ़ा, अभी रिलेट करके याद कराती हूं मैं क्या बता रही हूं यहाँ पर। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करता है। याद करो मैंने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि लिवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, प्रोटीन बनाता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स बोल सकती हूँ।
लिवर क्या मांगता है क्लॉटिंग फैक्टर करने के लिए? ये कहता है मुझे विटामिन के दो तभी मैं क्लॉटिंग फैक्टर बनाऊंगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर विटामिन के की कमी हो गई तो लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना पाएगा और हेमोराज हो जाएगा। कीड़ा, विटामिन के की डेफिशिएंसी, पहला डिसीज उसकी डेफिशिएंसी से क्या था? ही से क्या बनाया था हमने? हेमोराज। याद आया ना? हेपरिन, हेपरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। अभी तो नहीं चाहते ना हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो जाए, अभी खड़े खड़े क्लॉटिंग हो जाएगी, पर्सन विल डाई। तो हेपरिन घूमता रहता है जो कि क्लॉटिंग को रोकता है, क्योंकि जब चोट लगेगी वहीं पर काम होना चाहिए, वैसे ये क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए हमारे ब्लड की। हेपरिन ये काम करता है, वो भी लिवर के अंदर बन रहा है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, अमीनो एसिड लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे? ब्लड शुगर लेवल और अमीनो एसिड्स। ब्लड शुगर लेवल इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज ज्यादा हो रही है ना तो लिवर उसका ध्यान रखता है। ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो ज्यादा ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बहुत सारी ग्लूकोज की चेन बनाकर रख ली, ग्लाइकोजन बना दिया। ठीक है, देन क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन with the help of glucose. Then amino acid level, amino acids बढ़ गए तो वो अमीनो एसिड जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, या फिर इसी प्रोसेस को यूरिया में कन्वर्ट करना, अमीन ग्रुप को तोड़ मोड़ दिया। अमीन ग्रुप का तुमने देखा था, अमीन ग्रुप के अंदर COH भी है, तो यानी कि उससे ग्लूकोज भी बन सकता है। बट उसका जो N ग्रुप रह गया वो क्या होगा? उसका क्या करेंगे बेटा? अमीनो एसिड के अंदर जो N ग्रुप रह गया वो वेस्ट है, नाइट्रोजन काम का नहीं है, उसको यूरिया में भेज दिया जाता है और बॉडी से रिमूव करा दिया जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। अमीनो ग्रुप को तोड़ मोड़ दो, द प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। सिंथेसिस ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स। वैसे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर, बट क्योंकि एक बच्चा जिसकी अभी बोन नहीं बनी, फीटस है, वो अभी 3-4 महीने है, अभी वो मम्मी के अंदर है, प्रेगनेंसी वाला टाइम चल रहा है, तो 3-4 महीने में उसकी बोन तो बनेगी नहीं। और सोचो रेड बोन मैरो भी कैसे बन जाएगा, अभी टाइम लगता है उसके अंदर। तो लिवर ये काम करता है, रेड ब्लड सेल्स बना लेता है। हमारे तुम्हारे अंदर नहीं हो रहा है, हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स किसके अंदर बन रहे हैं? बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं। फिर हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है। भाई 5 लीटर ब्लड रहता है एक एडल्ट के अंदर, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज बता रही हूँ, थोड़ा सा कम ज्यादा चल सकता है, तो वो मेंटेन करना भी लिवर का काम है। तो लिवर इज वेरी मल्टीटास्किंग। फिर आ जाओ पेनक्रियाज। ये लंबा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके का मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। एक ऐसा ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो कि अपनी सीक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर डाल दे, तो ये पेनक्रियाज है। ठीक है, इसने अपनी सीक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया। वी विल कॉल इट एंडोक्राइन इन नेचर। कब करता है ये एंडोक्राइन वाले तरीके से? कब बिहेव करता है? जब ये इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। जैसे हमारा ब्लड शुगर बढ़ गया तो इंसुलिन को पता चल जाता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, पेनक्रियाज से वो निकल के ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है और हमारे ब्लड शुगर को कम कर देता है। फिर इस चैप्टर के अंदर पेनक्रियाज कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम तो डाइजेशन की बात कर रहे हैं। डाइजेशन के टाइम पर पेनक्रियाज एक्सोक्राइन हो जाता है। पेनक्रियाज के अंदर से एक डक्ट निकल रही है, इसको अपना पेनक्रियाटिक जूस भेजना है, वो इस जूस को इस डक्ट के अंदर डालता है। तो जो डक्ट के अंदर अपनी सिक्रीशंस को डालें वो क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये दोनों की तरह काम कर रहे हैं ना, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जूस इसने, ग्लैंड है क्योंकि ये हर ग्लैंड जूस बना रहा है, पेनक्रियाटिक जूस, एंड इसके अंदर होंगे अब एंजाइम्स। कितने एंजाइम है जरा पढ़ो, मैं सर्कल कर रही हूँ। पहला है ट्रिप्सिन, फिर है एंटेरोकाइनेज, फिर है स्टिएप्सिन, फिर है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन पी, पेप्सिन राइम कर रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, ट्रिप्सिन उसका भाई ही है, बस जगह कोई और है रिलीज होने वाली, तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे पड़ा हुआ है। याद है फैट्स को बाइल जूस ने इमल्सिफाई कर दिया था, अब आगे तो तोड़ना है ना, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बनाना है ना, स्टिएप्सिन कर लेगा। एंटेरोकाइनेज भी कुछ ऐसा ही काम करता है। ठीक है, नाउ which partly digest proteins, fats and carbohydrates. Now understand this. Enterokinase enzyme की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? यहाँ पे भी ट्रिप्सिन पेप्सिन की तरह इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा है। पेप्सिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन की भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है ट्रिप्सिनोजेन।
तो याद हो जाएगा जेन जेन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने के लिए एंटेरोकाइनेज एंजाइम आया जो कि आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन एंटेरोकाइनेज भेज देता है। भाई देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं भेजेगा, पेनक्रियाटिक जूस खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, तो वही तो जगह है। एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन ने रिलीज किया, बट उसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जगह तो इंटेस्टाइन की है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने भेजा। अच्छा, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस भेजा है। अच्छा, फिर तो ट्रिप्सिनोजेन भी आया होगा, बट ट्रिप्सिनोजेन तो इनएक्टिव है, तो इंटेस्टाइन एंटेरोकाइनेज रिलीज कर देती है जो कि ट्रिप्सिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, याद करो, पेट में प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया था ना, कंप्लीटली नहीं हुआ था, आधे अधूरे तो डाइजेस्ट हो गए थे ना, पेप्टाइड्स बन गए थे ना पेट के अंदर, और चलो कुछ नहीं भी होंगे तो प्रोटीन्स होंगे, तो बचे हुए प्रोटीन्स और जो थोड़े बहुत टूटे हुए प्रोटीन्स जिनको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, ट्रिप्सिन आएगा और उसको अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देगा और स्मॉल पेप्टाइड्स और बना देगा और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने की कोशिश करेगा और अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। रोल समझ आया? फिर है स्टार्च। 70% स्टार्च यहां डाइजेस्ट होता है, माउथ में 30% हो गया था। अच्छा, माउथ में भी 30% पूरा नहीं हुआ था। कार्बोहाइड्रेट्स की डेस्टिनी क्या है? ग्लूकोज में चेंज होना, बट कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में चेंज होते हैं माल्टोज के अंदर। माल्टोज याद है? 2 ग्लूकोज, अभी 2 ग्लूकोज अभी और तोड़ने हैं हमें, माल्टोज को भी और ज्यादा ब्रेक करना है अभी हमें। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, माउथ ने आधा काम तो कर दिया, आधा नहीं बट 1/3% काम तो कर दिया ना, माल्टोज तो बना दिया एटलीस्ट, और चलो 100% का नहीं बनाया, 30% का तो बनाया, स्टार्ट तो करा एटलीस्ट काम माउथ ने, है ना। स्टार्च किस में चेंज हो जाएगा? बचा हुआ स्टार्च माल्टोज के अंदर। ये 70% रह गया था ना, ये 70% के ऊपर अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट कर रहा है और उसको माल्टोज में ब्रेक कर रहा है। इमल्सिफाइड फैट्स आए थे ना ऊपर से, बाइल जूस ने जिस पर काम किया था, अभी वो फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में नहीं बने, जब पेनक्रियास ने स्टिएप्सिन रिलीज किया तब वो कन्वर्ट हुए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। अब एक और चीज लिखी है, पेनक्रियास के अल्फा सेल्स होते हैं जो कि ग्लूकागन हार्मोन बनाते हैं, और पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। ग्लूकागन एंड पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, इन दोनों का काम उल्टा है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैसे याद रखोगे? बीटा, बी के जस्ट बार ई साउंड आ रही है, ई से स्टार्ट होता है इंसुलिन, तो तुम्हें कभी याद नहीं आ रहा पेपर के अंदर यार बीटा अल्फा कौन सा ये रिलीज करता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा बीटा ई इंसुलिन, अल्फा ग्लूका, अल्फा सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ग्लूकागन हार्मोन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ये डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई अभी तक जिसके घर में इतना काम हो रहा था उसके खुद के भी तो रोल पड़ेंगे हम कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद क्या किया, इजंट इट? गिव मी 1 सेकेंड, पानी पीने दो। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन को नाम तो स्मॉल दिया गया है बट इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, ये पतली होती है, क्या बोलते हैं इसको, विथ होता है, वाइडनेस जो होती है इसकी, है ना, ब्रेथ जो होती है दैट इज वेरी लेस, बट इसकी लेंथ बहुत लंबी है। तो नाम तो दिया हमने इसको इसके सर्कमफेरेंस के बेस के ऊपर, बट लेंथ इसकी अच्छी खासी है, 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग। कैन यू इमेजिन 6-7 मीटर्स लॉन्ग कितना लंबा होता है, बट इट इज फोल्डेड इन आवर एब्डोमेन। 3 रीजन याद कराए थे, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, याद करने हैं। डिओडेनम के अंदर आ रही थी सारी सिक्रीशंस बेटा। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमें सेपरेटली पढ़ना है, पहले डाइजेशन पढ़ेंगे। इसके पास भी अंदर ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। सो इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इलियम विच सीक्रेट द इंटेस्टिनल जूस। तो बेसिकली बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन ने ना इलियम एरिया को, जेजुनम को नहीं, इलियम एरिया को रखा हुआ है अपने डाइजेशन के लिए। इंटेस्टिनल जूस के अंदर पेप्टिडेज एंजाइम निकलते हैं, माल्टेज एंजाइम निकलते हैं, सुक्रेज एंजाइम निकलता है, लैक्टेज एंजाइम निकलता है एंड लाइपेज एंजाइम निकलता है। अगर तुम टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुन रहे हो अभी तक तो ये नाम याद करना तुम्हें दिक्कत नहीं देगा। याद करो प्रोटीन्स का डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये पहले ब्रेक हो रहा था पेप्टाइड्स के अंदर, हम चाहते हैं ये ब्रेक हो जाए अमीनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक करने के लिए 2 आए थे। कौन आया था?
पेप्सिन और ट्रिप्सिन। भाई पेप्सिन स्टमक में था और ट्रिप्सिन पेनक्रियास से निकला, है ना। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक कर दिया। जहां स्टमक फेल हुआ वहां ट्रिप्सिन ने ये काम कर दिया, भाई जो प्रोटीन्स नहीं हुए तो उसको पेप्टाइड्स में ब्रेक कर दिया। बट अमीनो एसिड सबसे छोटा फॉर्म है। अमीनो एसिड्स में ब्रेक कौन करेगा? मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था एज इज द नेम फॉर एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। हर एंजाइम के पीछे नहीं लग रहा है, जैसे इनके पीछे तो नहीं लग रहा है, बट फिर भी मोस्टली के पीछे तो लग रहा है। पेप्टिडेज, नाम से ही पता चल रहा है पेप्टाइड्स को तोड़ेगा। पेप्टाइड सेकंड छोटी फॉर्म है, उससे और ज्यादा छोटी फॉर्म किसकी बन जाएगी? अमीनो एसिड्स की बन जाएगी। फिर माल्टेज पे आ जाओ। इससे ऊपर ग्लूकोज का क्या सिनारियो है? भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्च है, उसको पहले हमने ब्रेक करा है माल्टोज के अंदर, है ना। बट ये काम किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज ने किया। कितना परसेंट? अप्रॉक्स 30%। बचा हुआ 70% पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने किया, है ना। बट तोड़ा किसमें? माल्टोज में। फाइनल कन्वर्जन तो ग्लूकोज है ना अपना, तो ये फाइनल कन्वर्जन कौन करेगा? माल्टेज करेगा। क्या याद करना दिक्कत है? सुक्रोज भी बना होगा, यहां पर स्टार्च सुक्रोज में भी ब्रेक हुआ होगा, तो वो किसमें हो जाता है? सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक करता है। सुक्रोज याद करो, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दो बड़ी बड़ी शुगर्स हैं। तो सुक्रोज खुद बड़ी शुगर है और छोटी छोटी शुगर्स में ब्रेक करना है, विच इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लैक्टेज अगेन इट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये लैक्टेज किसको ब्रेक करेगा बेटा? याद करो, लैक्टोज को ब्रेक करेगा। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब समझ रहे हो, ग्लूकोज गैलेक्टोज दो शुगर जुड़ी हुई है, इनको भी तो सेपरेट करना है। सुक्रोज जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, उसको भी तो ब्रेक करना है। नाम रखने में मेहनत नहीं की गई है ज्यादा, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लैक्टेज लैक्टोज को, सुक्रोज को सुक्रेज करेगा, माल्टोज को माल्टेज करेगा, डन। देन लाइपेज बचे हुए फैट्स को करेगा, जो आपके इमल्सिफाइड फैट्स बन गए थे, जिनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक करना है। स्टिएप्सिन जो पेनक्रियाज से निकला, उसने काम कर दिया था कि भाई इमल्सिफाइड को थोड़ा बहुत ब्रेक करा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। अभी भी फैट्स बच गए, एक बार में सब कुछ डाइजेशन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो जो बच गए थे उस पर लाइपेज ने हेल्प किया, और अब फाइनल कन्वर्जन हो गया है। मुबारक हो, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स में। अगर तुम्हें स्पीड कम लगती है ना, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा फास्ट में सुन सकते हो, तो तुम स्पीड बढ़ाकर सुन लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, एरेप्सिन पेप्टिडेज के साथ साथ पेप्टिडेज का ही दूसरा नाम लगा लो, एरेप्सिन है। लर्न्ड, समझ आ रहा है? सब जो बोला ये वही लिखा हुआ है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन। बेसिकली the digested food is absorbed by the blood vessels in the small intestine. If I talk about absorption here, let us अंडरस्टैंड एब्जॉर्प्शन। अपनी बुक के अंदर एक लेक्टील का डायग्राम देखो। यहां पर पहले एंडोथीलियम बना हुआ है, फिर उसके अंदर ब्लड वेसल्स जा रही हैं लाइक दिस। ये विलाई का डायग्राम है, ठीक है। लेक्टील अभी ड्रॉ करूंगी मैं। इसके अंदर यहां लेक्टील प्रेजेंट है। बेटा ये फैट का एब्जॉर्प्शन करता है लेक्टील। ये जो लेक्टील है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। बेसिकली जो भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल अभी यहाँ पर डाइजेस्ट हो गए हैं ना, वो इस विलाई के अंदर जाते हैं। विलाई के अंदर, विलाई के लेक्टील के अंदर जाते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फैट्स है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। बाकी ये जो है आपकी ब्लड वेसल्स जा रही है, इसके अंदर खाना जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये सारी की सारी छोटी फॉर्म्स जो बनी है वो इसके अंदर जाने के लिए तो बनी है। इसके अंदर जाने के लिए तो हमने इतना सारा प्रोसेस किया था कि छोटे हो सके, ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर सके और फिर ब्लड वेसल से हमारे सेल तक जा सके। व्हाट इज दिस? दिस इज विलाई। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इसके अंदर विलाई ऐसे प्रेजेंट है बहुत सारे। ये विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। विलाई की बाहर वाली लेयर को एंडोथीलियम बुलाते हैं, एंडोथीलियम। यहां से आपकी बुक के अंदर एक हिपैटिक पोर्टल वेन भी लिखा हुआ है। वैसे इस पे क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आ जाए तो हम क्यों छोड़े। हिपैटिक पोर्टल वेन
तुम्हें 10th में तुम डिटेल में पढ़ोगे, बट फिर भी तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर एक मेन काम आर्टरी और वेन का यही रहता है। आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती है, वेन्स CO2 वाला ब्लड लेकर जाती है। तो हमारा कनेक्शन यही है भाई बॉडी के अंदर मोस्टली कि लंग्स से पहले ब्लड को भेजो हार्ट के पास और फिर हार्ट से भेजो बॉडी के पार्ट्स के पास। बॉडी के पार्ट्स ने CO2 वाला ब्लड बना दिया, वो CO2 वाला ब्लड बॉडी के पार्ट से पहले भेजो हार्ट के पास और फिर भेजो लंग्स के पास, ताकि हम नाक से CO2 को बाहर निकाल सके। बट जब हम हेपाटिक वर्ड लगाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक थोड़ी सी बदमाशी करती हैं। बनता क्या था इनका कि अपने ब्लड को डायरेक्टली पहले कहाँ भेजेंगी, हार्ट के पास। CO2 वाला ब्लड हो चुका है, कहाँ भेजना चाहिए इनको, हार्ट के पास। बट ये बदमाशी क्या करती है, ये पहले ना लिवर के पास भेज देती है। बट इनकी बदमाशी के पीछे भी एक रीजन है। इन्होंने बहुत सारे अभी अमीनो एसिड्स बनाए हैं, ब्रेक करे हैं, बहुत सारा ग्लूकोज बना है। ये सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ये पहले लिवर के पास भेजना चाहती हैं। हार्ट के पास जाने से पहले लिवर के पास चला जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स बन गए हैं बॉडी के अंदर, लिवर उसको तोड़कर ग्लूकोज बना देगा और वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। वेस्ट नाइट्रोजन जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम डीएमाइनेशन बोलते हैं। और जो बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन गया है, लिवर उसको स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, विच इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये जो हेपाटिक पोर्टल वेन है, इसकी ड्यूटी है बदमाशी करना। वेन का काम था हार्ट के पास लेकर जाना ब्लड को, बट ये ब्लड हार्ट के पास लेके जाने के बजाय कहाँ ले जाती है, लिवर के पास ले जाती है। समझे? इन केस क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आपको आइडिया है कि भाई ये हेपाटिक पोर्टल वेन है क्या। हेपाटिक वर्ड जैसे रेनल वर्ड किडनी को रिलेटेड है, गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक को रिलेटेड है, ऐसे हेपाटिक वर्ड किसको रिलेटेड है, लिवर को। चलो आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसमें मेनली होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। इसके पार्ट्स तीन हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम वो एरिया है जहां से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है। फिर आता है कोलोन। कोलोन सबसे बड़ा एरिया है, नीचे से ऊपर जाएंगे असेंडिंग, फिर लेटा हुआ ट्रांसवर्स और ये वाला डिसेंडिंग, और लास्ट में आता है आपका रेक्टम। असेंडिंग कोलोन में एक वर्म जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि इसका ऐसा कोई रोल नहीं मिला है हमें। इसकी लेंथ देखो सिर्फ 1.5 मीटर्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 to 7 मीटर्स थी, बट फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसका डायमीटर बड़ा है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लेट्स रीड इट आउट। आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर खाना टेम्परेरीली स्टोर होता है, खाना बोलना गलत है, अनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो हर एक सेल को दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विच इज नोन एज एसिमिलेशन। डाइजेशन से पहले क्या हुआ होगा, देखो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, खाना खा लो, दैट इज इंजेशन। फिर आता है डाइजेशन, ये सबसे लंबा प्रोसेस है, खाने को ब्रेक करना, ठीक है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, हो गया था खाने का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो गया था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई ने कर लिया था फूड का एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो भी अब सारे सेल्स के पास ग्लूकोज अमीनो एसिड्स पहुंच गए हैं जरूरत वाले, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, नए सेल को बनाया जाएगा, टूटे हुए सेल को ठीक किया जाएगा, एनर्जी बनाई जाएगी ग्लूकोज से, दैट इज एसिमिलेशन। और फिफ्थ होता है इजेशन, जो सॉलिड वेस्ट बच गया अब काम का नहीं है उसको बॉडी से रिमूव भी तो करना है, दैट इज इजेशन, ठीक है। 2 नंबर, द फूड डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द गट इज ट्रांसपोर्टेड 2 ways थ्रू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। यही मैं लाइन बोल रही थी, जो फूड डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ हुआ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फूड का तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया था। तो अब 2 रास्ते निकलते हैं, एक निकलता है लिम्फेटिक सिस्टम वाला, ठीक है, और एक निकलता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो अगर मैं इस डायग्राम पे वापस आऊं, ये क्या थी आपकी ब्लड वेसल नहीं थी, ये क्या थी आपकी विलाई। विलाई में एक रास्ता कौन सा जा रहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन का, दूसरा रास्ता किसका जा रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जैसे हमारे पास ये ब्लड वेसल घूम रही है, ब्लड वेसल के साथ साथ बेटा एक लिम्फ वेसल भी घूम रही है, लिम्फेटिक वेसल।
लिम्फेटिक वेसल के अंदर ब्लड का भाई पड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ब्लड जितना रेड होता है, लिम्फ का ऐसा कोई कलर होता नहीं है। लिम्फ के अंदर बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं और लिम्फ का मेन काम है एंटीबॉडीज बनाना, एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना हमारी बॉडी का, कि जब भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करने की कोशिश करेंगे तो लिम्फ एंटीबॉडीज बनाएंगी और उसको मार देंगी, ठीक है। बट लिम्फ ब्लड की मदद भी करता है, ब्लड ग्लूकोज को पहुंचा रहा है सारे सेल्स तक, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, CO2 को पहुंचा रहा है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड पहुंचाता है। तो लिम्फ कहता है भाई है तू मेरा यार, मैं भी तेरी मदद करूंगा। तो लिम्फ के अंदर जो खाना डाइजेस्ट हुआ वो जाएगा। लेक्टील के अंदर जो खाना है वो कौन सा जाएगा, फैट्स जाएंगे, बेसिकली डाइजेस्टेड फैट्स। और हिपैटिक पोर्टल वेन का क्या काम था, ये कहाँ जा रही है बेटा, लिवर के पास जा रही है। लिवर को एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज दे दो, भाई लिवर देख लेगा उसका कि क्या करना है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो स्टोर कर दो, और अगर एक्स्ट्रा हो गया नहीं, अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स है तो उसको डीएमिनेशन कर दो उसका। अब तुम्हारी बुक के अंदर कुछ ना टेस्ट दिए हुए हैं, जल्दी से एक बार इसका ओवरव्यू करते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ग्लूकोज का टेस्ट अगर हमें करना है तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू टेक ब्लू ग्रीन फेलिंग सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर दो। टेस्ट ट्यूब ली, ब्लू ग्रीन कलर का एक फेलिंग सॉल्यूशन आता है, ये तुम्हें लैब में ही मिलेगा, और ग्लूकोज तुम इसमें ऐड कर सकते हो। ग्लूकोज की जगह तुम एक फ्रूट का टुकड़ा, ग्रेप का टुकड़ा भी ले सकते हो, ठीक है। इसको करो हीट, बबल जब आने लगेंगे तब बंद कर देना, पूरा बॉईल कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बबल आएंगे, ओवर बॉईल नहीं करना सॉल्यूशन को, लिखा है ना इसके अंदर। तुम थोड़ी देर बाद देखोगे कि ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट बन गई। तो ये जो ब्रिक रेड कलर बना है ना प्रेसिपिटेट का, ये कंफर्म करता है कि हाँ भाई ग्लूकोज था। ब्रिक रेड कलर अगर नहीं आता तो ग्लूकोज नहीं होगा, उसके अंदर कोई और सब्सटेंस होगा, प्रोटीन होंगे, फैट्स होंगे। बट क्योंकि ब्रिक रेड कलर आया, दैट इंडिकेट्स दैट इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर का, आपको बुक में से रीड करना है और समझ तो आप अभी रहे हो, है ना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, स्टार्च का अगर हमें टेस्ट करना है क्या करेंगे, स्टार्च पाउडर खरीद के लाओ मार्केट से थोड़ा सा, और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो, पानी डाल दो और उसको बॉईल करो। कूल द सॉल्यूशन एट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, दैट इंडिकेट्स दैट स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का टेस्ट तुम बचपन से लीफ वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ते आ रहे हो कि अगर लीफ ने खाना बनाया होगा तो वो उसको स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दैट इंडिकेट्स आयोडीन सॉल्यूशन ने काम किया और स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। प्रोटीन का टेस्ट कर लें अब। टेक अ पीस ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग, हमें पता है एग के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। व्हाइट वाला हिस्सा लेना है, एल्ब्यूमिन हिस्सा लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटा सा पीस डाल दो। फिर उसके अंदर डालो ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इट। क्वेश्चन पता है कहां तुम फंस सकते हो इसमें, केमिकल का नाम पूछा जा सकता है। जैसे ग्लूकोज के टेस्ट में ब्लू ग्रीन फेलिंग सॉल्यूशन यूज हो रहा था, रिजल्ट में डार्क रेड प्रेसिपिटेट बन रहा था। ये चीजें याद करना, इस चीज पर टाइम लगाना। ये स्टेटमेंट मत करना पहले पहले बॉयल लेना, एग लेना, एग लेना, एग लेना, एग लेना, 4 बार इसके रट्टे लगाओगे, यहां तक आओगे तो फिर थक जाओगे। भाई ये पता होना चाहिए प्रोटीन्स का टेस्ट है नाइट्रिक एसिड की हेल्प से हो रहा है। हीट किया जेंटली, रिंस किया एसिड को पानी से, और फिर उसके अंदर डाला हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा क्या डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले क्या होगा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फर्स्ट फ्रॉम कलरलेस टू येलो एंड देन फ्रॉम येलो टू ऑरेंज रेड। जब हमने एसिड डाला था तो कलर किसमें चेंज हो गया, येलो के अंदर। पहले कोई कलर नहीं था, एसिड डाला नाइट्रिक एसिड, येलो कलर हो गया। फिर उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेस डाल दिया, वो ऑरेंज रेड कलर का हो गया। अगर ये हो रहा है दैट इंडिकेट्स कि प्रोटीन ही है। अगर ग्लूकोज में तुम ये सारा एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे तो ये रिजल्ट तुम्हें नहीं आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, बहुत ही आसान है। मूंगफली लो, कोई कैस्टर सीड ले लो, वॉलनट ले लो, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, पेपर फटना नहीं चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। आपको क्या करना है, बेसिकली रब करना है उसको, ठीक है। ये आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो, बादाम भी ले सकते हो आप इसमें। पेपर के साथ ऐसे रब करो, फिर आप पेपर को ओपन करके स्ट्रेट करके देखोगे लाइट के अगेंस्ट। अरे होता नहीं है, तुम स्कूल में नहीं करते थे ऐसे कभी, मतलब तुम्हारे टिफिन बॉक्स से थोड़ा सा घी निकल गया या सब्जी निकल गई तो येलो कलर भी आता है, वो तो हल्दी का होता है पेपर का। और जो तुम देखते हो एक बटरी सा ऐसा एक स्टेन आ जाता है, तुम्हें पता चल जाता है यार यहाँ पर तेल गिरा है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स ना। ये टेस्ट करना है तुम्हें, जो हमारे स्कूल में हो जाता था जब हम नोटबुक लेके जाते थे। बताओ। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर वाटर।
देयर इज अ पेपर नोन एज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, इसका ब्लू कलर होता है, बट जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आएगा ये पिंक हो जाएगा। अब पानी की जगह तुमने अगर इसको कोई अल्कोहल नहीं, कोई भी और केमिकल से इंटरैक्ट करा दिया जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर नहीं देगा, पिंक कलर नहीं देगा, ये पिंक कलर पानी की प्रेजेंस में ही देता है। तो दिस इंडिकेट्स दैट हाँ जो आपका लिक्विड था वो प्योर पानी था। मिनरल का टेस्ट कैसे करेंगे? छोटा सा बनाना का पीस लो या फिर आलू भी ले सकते हो, ठीक है, हीट इट टिल इट बर्न्स कंप्लीटली, उसको अच्छे से बर्न करना है। थोड़ी सी जो ऐश रह जाएगी ना पीछे, जो हीट करने के बाद भी बर्न नहीं हो रही है, उस ऐश के अंदर क्या है? मिनरल्स है। जैसे हम किसी एनिमल को या ह्यूमन बॉडी को जब बिल्कुल जला देते हैं तो लास्ट में जो ऐश रह जाती है वो सारे ऐश मिनरल्स हैं बेटा। जो ऐश रह जाती है ना जलाने के बाद वो सारे मिनरल्स हैं। क्वेश्चंस हैं कुछ? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पाइलोरस इज एन ओपनिंग फ्रॉम डैश टू डैश, ईसोफेगस इनटू स्टमक। पाइलोरस कहाँ था? स्टमक, डियोडेनम, यहाँ पे पाइलोरस था। स्टमक और डियोडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग है, स्टमक इनटू इंटेस्टाइन। राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स व्हाट? HCl पेप्सिन, यही ठीक है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन HCl, अमाइलोप्सिन पेप्सिन, रॉन्ग। नेक्स्ट, द वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय, वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन कर रही थी? लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक रॉन्ग, डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, कोलोन इज द आंसर। रेक्टम में तो 2 नंबर जो फीसेस होते हैं ना बेसिकली वो स्टोर होते हैं, कोलोन उसके मेन हिस्सा था, बड़ा हिस्सा था, वहां रेक्टम नीचे वाला हिस्सा है। कोलोन को पार करते करते सारा पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी ड्राई फीसेस बनती है बहुत ज्यादा। Which one of the following pairs of types of teeth perform one common function as stated against it? अच्छा ठीक है, ये आपको बताना है। इंसीजर्स और कैनाइन होल्डिंग, कैनाइन तो टीयरिंग में हेल्प करता है, रॉन्ग। वन कॉमन फंक्शन, ठीक है। बाइटिंग के लिए कह रहा है कैनाइन्स, रॉन्ग। प्री मोलर्स और मोलर्स, इन दोनों का सेम फंक्शन है ना, पीछे ऐसे अच्छे से खाने को पीस देता है ना, बिल्कुल। प्री मोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं? खाने को अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं। फिर है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, वेरी इजी क्वेश्चन, इनेमल। हार्डेस्ट है ये इनेमल हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ टूथ, पार्ट एक्सपोज्ड अबव द गम, ये वही क्वेश्चन है देखो, टीथ वाला। जो गम के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। द हार्ड सब्सटेंस मेकिंग द कवरिंग ऑफ टूथ, इनेमल। द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द सेंट्रल स्पेस, पल्प जहां पे ब्लड वेसल्स जा रही थी। बोन लाइक स्ट्रक्चर फिक्सिंग द रूट इन द पोजीशन, फिक्सिंग द रूट, याद करो जब हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था तो इसको फिक्स करने के लिए कौन थी? सीमेंटम थी यहां पर, ठीक है। पेरियोडोंटल क्या था? आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, याद रखना उसको भी, ठीक है। आउटर कवरिंग नीचे की तरफ, यहां पर जैसे ये हमारे गम्स हैं तो गम्स में, गम्स के एरिया में जो कवर कर रहे हैं ना बाहर के सरफेस के टीथ को, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरियोडोंट। पेरी मतलब हमेशा आउटर ही होता है, ऐसे वर्ड से याद रखा करो। लिवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, यहां लिखे भी हुए आंसर्स, ग्लाइकोजन, ओके, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, लिवर प्रोड्यूसेस डैश ओनली इन एम्ब्रियो। अब बच्चे यहाँ पे बच्चे जल्दबाजी में पता है क्या करेंगे? बाइल लिख देंगे फटाफट, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। ओनली इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कंडीशन में लिवर क्या बना रहा है बेटा? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन डैश बाय द डीएमाइनेशन ऑफ एक्स्ट्रा, यहां पर भी एक शायद ब्लैंक है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर बाय द डीएमाइनेशन ऑफ एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स। ये ए क्या है? अमीनो एसिड्स की शॉर्ट फॉर्म है, पढ़ लो इसको। नेक्स्ट, फॉर द एक्शन ऑफ saliva on starch, the material has to be kept at a temperature of dash degree Celsius। ये जो आपका सलाइवा का टेस्ट था उसमें बुक में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है ना, जब तुम सलाइवा का टेस्ट कर रहे हो तो उस टेस्ट ट्यूब को ना ऐसे होल्ड करके रखना अपने हाथ में, छोड़ना मत, ऐसे रख मत देना। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम चाहते हैं उस टेस्ट ट्यूब तक जाए। अगर हम नहीं पकड़ना चाहते हैं, मन नहीं है यार मेरे को नहीं पकड़ना इस टेम्परेचर पे, तो आप एटलीस्ट उसको एक जो आपकी वाटर बाथ होती है, वाटर बाथ एक
इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर पानी भर देते हैं, फिर हम उसको टेम्परेचर सेट करते हैं। तो उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रखना है ताकि हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर रहे ना सलाइवा पे, क्योंकि हम जो टेस्ट कर रहे हैं सलाइवा को वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं 38 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। बुक में 38 लिखा है, तुम भी 38 लिखना। ऑड वन आउट करो जरा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, स्टिएप्सिन, एरिप्सिन। पेप्सिन है अपना यहाँ पर आउट, क्योंकि ट्रिप्सिन, स्टिएप्सिन, एरिप्सिन सारे पेनक्रियास से निकल रहे हैं ना। अच्छा रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, ये रीजन नहीं है। देखो, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन इसका भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, एरिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, स्टिएप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा था, इमल्सिफाइड फैट्स को। तो ये होगा बेटा ऑड वन आउट। फिर नेक्स्ट देखो, लैक्टेज, पेप्टिडेज, इन्वर्टेज एंड माल्टेज। लैक्टेज, पेप्टिडेज, इन्वर्टेज, माल्टेज। इन्वर्टेज भी शुगर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, याद कर लो इसको अभी। सो लैक्टेज, पेप्टिडेज, ओके, लैक्टेज, गैलेक्टोज, इन्वर्टेज, माल्टोज को भी शुगर, ये सारे शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, सारे शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। पेप्टिडेज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, दिस इज ऑड। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, ये सारे के सारे तुम्हारे सिंपल है, और ये स्टार्च जो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इलियम, कोलोन, डिओडिनम, जेजुनम, क्या है इसके अंदर, कोलोन, ऑड वन आउट है। कोलोन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। पैलेट, क्राउन, रूट, नेक। पैलेट, क्राउन, रूट, नेक। देखो क्राउन, रूट, पैलेट जो है ये क्या होता है, पैलेट याद है, अपनी टंग को ऊपर टच करो ऐसे, यहाँ जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है ना, दैट इज द पैलेट, जो कि डिवाइड करता है बेसिकली हमारे अपर दोनों कैविटीज को। क्राउन, रूट, नेक तीनों ही हमारे किसके पार्ट हैं, टीथ के पार्ट है। पैलेट हमारे टीथ का नहीं, माउथ बकल कैविटी का पार्ट है। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लिवर कहाँ लोकेटेड है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, राइट साइड पर, ठीक है, लोकेटेड इन अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल से याद रखना है लोअर जॉ, तो इट इज, दिस वन इज रॉन्ग, सब मैंडिबुलर है ना, तो यहां पर लिखना बिलो द लोअर जॉ। सब लिंगुअल होता तब आप लिखते बिलो द टंग। फिर है पाइलोरस, पाइलोरस स्फिंक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। पाइलोरस स्फिंक्टर कहाँ लोकेटेड होगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, कर चुके हैं हम ये। फिर है वेयर इज पेनक्रियाज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, जैसे स्टमक है ना उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ पड़ा हुआ है। फिर है सीकम, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बताया था जहां जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की तरफ स्टार्ट हो रही है, तो सीकम वो एरिया है जहां पर ये दोनों इंटेस्टाइन जुड़ती हैं। बड़ा सा जो एरिया है असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलॉन, और लास्ट में जहां फीसेस स्टोर होते हैं, दैट इज नोन एज रेक्टम, ठीक है। नाउ आई हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है बट करना है, राइट करो या मेमोराइज करो 11 फंक्शंस ऑफ लिवर। बिल्कुल 11 ही करने हैं, क्योंकि 11 करोगे तब जाकर 6 याद रहेंगे, हो जाएगा। दूसरा, राइट कंपोजिशन ऑफ फीसेस, कंपोजिशन ऑफ फीसेस। अभी तक तुम्हें होमवर्क नहीं मिल रहा था, तो इतनी सा होमवर्क तो तुम कर सकते हो ना, मैं तुम्हें ज़्यादा होमवर्क कभी दिया है नहीं ना, तो ये 2 क्वेश्चंस तो तुम कर सकते हो, है ना। ये 11 है, कहीं सोचो मैम ने गलती से लिख दिया कुछ। बेटा अब ये 2 क्वेश्चंस तो कर ही लेना, है ना, ये 2 क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो। सो थोड़े से हम दूसरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ना, एमसीक्यू वगैरह तो हम देख ही लेते हैं, और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए आप उसको घर से कर लो, या फिर अगर आपको आते हैं दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट अगर आपके जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं स्कूल के अंदर, एंड आई नो यू विल रॉक इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।